ये बात लेखक को, संपादक को लिखनी है। ठीक है, अब इसको समझो। हेडिंग दी है संपादक ने, समय से पहले मानसून आने की संभावना, यानी समय से पहले बारिश होने की संभावना है। एक ओर जहां जल संकट छाया हुआ है, वहीं मौसम विभाग ने यह सूचना देकर खुशी दी है कि इस बार मानसून निर्धारित समय से पूर्व ही केरल पहुंच रहा है। निश्चित ही यह प्रसन्नता का विषय है। इससे जल संकट से मुरझाए मानव मन को कुछ शांति तो अवश्य ही मिलेगी। किसानों के लिए भी यह शुभ संकेत है। लेकिन इस बात की कोई पक्की गारंटी नहीं है कि मानसून समय पर ही पहुंच जाएगा। यह तो अनुमान है, क्योंकि पिछले सालों से मानसून अपने निर्धारित समय से पीछे ही पहुंच रहा है। मौसम विभाग तो केवल भविष्यवाणी ही करता है, क्योंकि भविष्यवाणी करना उसका अपना धर्म है। वह बना भी इसीलिए है। बने होने के नाते नाम को सार्थकता प्रदान करना उसका पहला कर्तव्य बनता है। मानसून का आगे पीछे होना तो नियति का कर्म है, भाग्य का कर्म है। आज का युग विज्ञान का युग है। इस आधार पर भारत ने इनसेट श्रृंखला के अनेक सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़े हैं और मौसम संबंधी सारी सूचनाएं हमें इनके माध्यम से प्राप्त होती है। इसीलिए मौसम विभाग को अपनी क्षमताओं का विकास करने की जरूरत है। इसके लिए कुशल स्टाफ की आवश्यकता है, जो केवल नौकरी करना ही अपना धर्म नहीं समझते, बल्कि अपने धर्म का पालन पूरे उत्तरदायित्व के साथ करते हैं। तभी हमें मौसम संबंधी सही जानकारी प्राप्त हो सकेगी। नहीं तो हम केवल यह सुनकर ही खुश हो जाएंगे कि समय से पहले मानसून आने की संभावना है। यदि यह भविष्यवाणी तो हमारे देश के ज्योतिष भी अपनी ज्योतिष विद्या के आधार पर करते चले आ रहे हैं। पर यदि समय पर मानसून आ जाता है तो वाहवाही लूट लेते हैं, और नहीं आता है तो निष्फल हुई भविष्यवाणी पर अफसोस भी नहीं जताते। अतः हमें मौसम विभाग के अधिकारियों को विकसित देशों में होने वाली भविष्यवाणियों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। यह अलग बात है कि अचानक मानसून की दिशा बदल जाती है तो समय परिवर्तन हो जाता है। इस स्थिति में वैज्ञानिकों को भविष्यवाणी करने में मुश्किल आ जाती है। फिर भी अच्छी ट्रेनिंग हो, श्रमशीलता और उत्तरदायित्व की भावना हो, और उससे भविष्यवाणी की जाए, तो दुनिया के विकसित देशों की तरह सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। और तभी ये जनमानस के मन पे अपनी प्रतिष्ठा बना सकेंगे। कौन? मौसम विभाग वाले। तो ये इस तरीके से ये बताया कि हमारे देश में मौसम विभाग वाले करते तो हैं, अपना काम करते तो हैं, लेकिन अगर वो पूरी उत्तरदायित्व और निष्ठा से करें तभी वो सही बता पाएंगे। जैसे विदेशों में तो बिल्कुल सटीक होता है कि कितने बजे आएगा, कहाँ आएगा, कब आएगा मानसून या तूफान, उसकी पूरी जानकारी होती है। वो लोग पहले से अलर्ट हो जाते हैं। अब हमारे देश ने भी सैटेलाइट वगैरह छोड़ दी हैं, तो हमको भी सही जानकारी मिल जाती है एग्जैक्ट। तो ये इस तरीके से उन्होंने अपने विचार रखे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का संपादकीय। अब मैंने पिछली बार आपको 2 पत्र और लिखे थे, 2-3 पत्र, और ये संपादकीय और फीचर लेखन, ये भी आपको भेज देती हूँ मैं। ठीक है ना, तो ये आप कर लेना। मैंने आपको 2 पत्र भेजे थे अभी तक, 2-3 पत्र और भेजती हूँ। अभी इससे पहले मैंने कार्यालय पत्र में एक भेजा था, जिसमें पहला भेजा था कि आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए नागरिकों से एक अपील की गई हो, है ना। फिर मैंने एक और भेजा था कि जिला कलेक्टर जो है वो पेयजल, पानी, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था के लिए एक कार्यालय पत्र लिखे। ये 2 भेजे थे मैंने। अब मैं आगे आपको आज 2-3 टॉपिक भेज देती हूँ, पत्र लेखन के भी और फीचर लेखन के भी। 2 पत्र संबंधित और 2 फीचर संबंधी भेज दूंगी मैं। ये आप लिख लेना और याद कर लेना। अब
अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक बचा है वो है प्रतिवेदन। तो प्रतिवेदन आपको मैं बताती हूँ। अभी स्टार्ट करें या नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूं? प्रतिवेदन नहीं, सब मिक्स हो जाएगा। प्रतिवेदन, प्रतिवेदन को हम कह सकते हैं, जो इंग्लिश में रिपोर्ट होता है ना, रिपोर्ट शब्द, उसको हम हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं, रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लेंगे प्रतिवेदन या रिपोर्ट। ये लास्ट है हमारा चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी प्रतिवेदन, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है, अभी हमारे पास काफी टाइम है। तो कुछ एक पत्र पढ़ के बता दूं? एक मिनट। देखो, मैं कुछ एक आपको पढ़ के बता देती हूँ। एक पत्र है, पर ऐसे पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगा, कोई ऐसा ढूंढो जो समझ पाओ। देखो, एक क्वेश्चन है प्रश्न पत्र संबंधित कि प्रधानाचार्य है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर की ओर से, यानी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर के प्रधानाचार्य की ओर से पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा जा रहा है, एक सरकारी पत्र लिखा जा रहा है, जिसमें पुलिस अधीक्षक से क्या निवेदन किया गया है कि बोर्ड की परीक्षा के दौरान, यानी स्कूल में बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, तो उसके दौरान विद्यालय परिसर में उचित पुलिस बल नियुक्त करने का अनुग्रह किया गया है। यानी प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के, उन्होंने पुलिस अधीक्षक को, अपने क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखना है, जिसमें उन्होंने ये कहना है कि हमारे स्कूल में जो बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, तो उस दौरान पुलिस बल नियुक्त करें उचित, ताकि कोई नकल वकल की कार्यवाही या कोई गलत कार्यों की, मतलब किसी तरह की गतिविधियों पर नजर रखने और रोकथाम के लिए गलत गतिविधियों पर पुलिस की जरूरत है, तो आप पुलिस बल तैनात करें, नियुक्त करें। ठीक है ना, सहायता मांगी है उन्होंने प्रधानाचार्य ने। अब वो पत्र कैसे लिखा जाएगा, देखो। सबसे पहले पत्र, ये एक प्रशासनिक पत्र है ना, क्योंकि ये प्रशासनिक सेवा में लिखा जा रहा है पुलिस अधीक्षक को। तो सबसे पहले ऊपर आएगा इस तरफ प्रेषक, स्टार्ट होते ही लाइन के हाशिए के पहले तरफ ही प्रेषक
कौन है? प्रेषक यानी भेजने वाला, प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य के नीचे फिर आएगा दूसरी लाइन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो भी है, और नीचे जो भी सीकर है, जयपुर है, जो भी क्षेत्र है वो आ जाएगा। ठीक, प्रेषक, प्रधानाचार्य, स्कूल का नाम और नीचे जगह का नाम, कौन से जिले का है। फिर उसके बाद चौथी लाइन में उसी के नीचे, तीनों के नीचे प्रेषिती। प्रेषिती मतलब किसको भेजा जा रहा है। प्रेषक के नीचे 3 लाइन में प्रेषक के बाद प्रेषिती। प्रेषिती कौन है? पुलिस अधीक्षक। कहाँ का? नगर पुलिस वृत्त, या नगर पुलिस वृत्त मतलब उस नगर का, इलाके का। कहाँ का? सीकर का या जयपुर का, जो भी है। ठीक है, अपने क्षेत्र का ही तो लिखेगा, ऐसा थोड़ी कि स्कूल है सीकर में और लिख रहा है वो जयपुर के पुलिस अधीक्षक को, ऐसा थोड़ी होगा। उसी क्षेत्र का होगा तो क्षेत्र सेम होगा। पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस वृत्त या पुलिस वैशाली नगर, जैसे अपन जयपुर के हैं, अपन यहाँ के लिए लिखेंगे वैशाली नगर के लिए अपने स्कूल के प्रधानाचार्य अगर लिख रहे हैं कि प्रधानाचार्य ब्लू स्टार पब्लिक स्कूल जयपुर, तो वो पुलिस अधीक्षक को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? प्रेषिती पुलिस अधीक्षक, नीचे आ जाएगा वैशाली नगर थाना क्षेत्र जयपुर। ठीक है, फिर उसके नीचे वाली लाइन में 3-3 लाइन में ये हो गया। फिर नीचे आ जाएगा उसके पत्रांक। पत्रांक यानी पत्र संख्या नंबर, कौन सा क्रमांक है, या पत्रांक, पत्र का क्रम कौन सा है। तो कोई भी XYZ नंबर ऑब्लिक जो भी आपका सन है, सन लास्ट का, या अगर स्कूल का कोई कोड है तो वो। ठीक है, स्कूल का कोड नंबर, फिर पत्र संख्या चाहे 21 है, 12 है, 24 है, कोई सी भी है वो लिख दी, ऑब्लिक करके सन 2021। ठीक, फिर उसके बिल्कुल सीध में पत्रांक जहां आया उसी की सीध में इस तरफ दिनांक आ जाएगी 22 मार्च 2021 या जो भी है। फिर पत्रांक के नीचे नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा महोदय। क्या आ जाएगा? महोदय। फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा कि इस विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की वार्षिक परीक्षाओं का केंद्र बनाया गया है तथा इसमें नियमित और स्वयं पाठी परीक्षार्थियों की संख्या बहुत अधिक है। स्वयं पाठी मतलब प्राइवेट स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं। परीक्षा के समय विद्यालय परिसर में तथा बाहर मुख्य द्वार के आसपास कुछ ऐसे लोग सक्रिय रहते हैं जो नकल को या नकल नवीसी को बढ़ावा देते हैं या मुन्ना भाई बनने की फिराक पे रहते हैं। ऐसे लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए पुलिस का सहयोग बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। एक पैराग्राफ हो गया, बता दिया आपने अपनी समस्या। फिर उसके बाद नीचे सेकंड पैराग्राफ में इस संबंध में हमारे विद्यालय के समस्त कर्मचारी काफी सावधानी रखते हैं, फिर भी परीक्षा केंद्र में शांति बनी रहे और परीक्षाओं का संचालन सहजता से हो सके, तो इसके हेतु विद्यालय परिसर में विद्यालय परीक्षा अवधि तक परीक्षा समय पर उचित पुलिस बल नियुक्त करने की व्यवस्था करें। धन्यवाद। और फिर लेफ्ट तरफ हो जाए, राइट हैंड तरफ हो जाएगा भवदीय हस्ताक्षर प्रधानाचार्य और राजकीय उच्च माध्यमिक या जो भी विद्यालय। तो ये इस तरीके का एक पत्र हो गया। आ गया समझ में? अब एक और देख लो पत्र। इसमें क्या है? राजस्थान राज्य के समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो हैं, उनके पास जो भी अचल संपत्ति है विद्यालय की, जो भी, उसका विवरण एकत्र करना है। उसका पूरी जानकारी मांग रहे हैं। कौन मांग रहे हैं? शिक्षा सचिव। शिक्षा मंत्री जो है, शिक्षा सचिव जो हैं, उनकी ओर से एक शासन आदेश प्रसारित कीजिए। यानी शिक्षा सचिव जो हैं वो एक आदेश दे रहे हैं शासन की तरफ से। किसको? राजस्थान के समस्त स्कूलों को, उनके विद्यालय के जो वो हैं। और क्या दे रहे हैं? कि आप अपनी संपूर्ण संपत्ति का विवरण जो है वो हमारे पास भेजें, क्या क्या है प्रॉपर्टी आपकी। तो शासन आदेश है, ये गवर्नमेंट का आदेश है, शासन आदेश है। लिखेंगे कैसे? इधर शुरुआत में ही प्रेषक कौन है? शिक्षा सचिव। कहाँ से रिलेटेड है? शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। ठीक, इसके नीचे प्रेषिती, किसको भेजा जा रहा है? निदेशक को, निदेशक, डायरेक्टर।
उच्च माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर विभाग, बीकानेर के। फिर उसके नीचे आ जाएगा प्रेषक और प्रेषिती लिख दिया। प्रेषक मतलब भेजने वाला, प्रेषिती मतलब जिसको भेजा जा रहा है। उसके नीचे आ जाएगा शिक्षा विभाग पत्र संख्या, फिर कोड नंबर ऑब्लिक करके, वैसे ही जैसे कोई सन होता है 2001 या 2021 जो भी है। ये शिक्षा विभाग पत्र संख्या हो गई। इसके सीध में सामने की तरफ दिनांक हो गई। नीचे महोदय, महोदय के बाद नीचे सूचना अधिकार के तहत ये जानकारी मांगी गई है कि राजस्थान राज्य में इस समय जितने भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनकी अचल संपत्ति कितनी है, क्वेश्चन मार्क। शिक्षा विभाग के पास अभी तक इस तरह की जानकारी का कोई लेखा जोखा विवरण नहीं है। इस संबंध में एक आदेश 1 वर्ष पूर्व पत्र संख्या कोई भी XYZ पत्र संख्या में प्रसारित किया गया था, दिनांक 25 जून 2000, इस कोई भी लिख देना। अतः अब पुनः इस आदेश के द्वारा राज्य सरकार प्रदेश के सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों की पूरी अचल संपत्ति, ब्रैकेट में क्या क्या आएगा अचल संपत्ति के अंतर्गत, भूमि, भवन, खेल मैदान इत्यादि, जो भी उनकी अचल संपत्ति है, भूमि, भवन और खेल मैदान आदि का विवरण मांग रहा है, का लेखा जोखा प्राप्त करना चाहती है। अतः राज्य सरकार का आदेश है कि आपको सूचित किया जाए कि उक्त लेखा जोखा भौतिक सत्यापन के साथ समय के 1 माह के अंदर राज्य सरकार को प्रेषित करें। यानी उसको पूरा आपको भेजना है, भौतिक सत्यापन करा के, मतलब वो बिल्कुल सही है इस बात के लिए साइन, गजेटेड ऑफिसर के साइन या जो भी है आपको करा के उसको भेजना है। नीचे आ जाएगा इधर लेफ्ट तरफ भवदीय हस्ताक्षर क ख ग कोई भी नाम और शिक्षा सचिव राजस्थान सरकार शासन सचिवालय जयपुर। अभी ये जो 2 पत्र पढ़े कुछ समझ में आए कि नहीं आए? शिक्षा सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर की ओर से पत्र लिखा जा रहा है किसको? निदेशक उच्च माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को, बीकानेर के उसमें भेजा है। और शिक्षा विभाग पत्र संख्या, सामने दिनांक, फिर महोदय। टॉपिक क्या है कि पिछले साल 1 साल वर्ष पूर्व ये आदेश जारी किया गया था कि आप अपना संपूर्ण विवरण दें, हमारे पास कोई आपका विवरण नहीं है। कौन सा विवरण? आपकी अचल संपत्ति का, ठीक है ना। अतः राज्य सरकार का आदेश है कि आप लोग फटाफट, फटाफट तो नहीं बोलेंगे, पत्र की भाषा बड़ी शिष्ट होती है, तो आप लोग अति शीघ्र उक्त विवरण जो है वो भौतिक सत्यापन के समय 1 माह के भीतर राज्य सरकार को भेजने का कष्ट करें, प्रेषित करें। भवदीय हस्ताक्षर और जो भी निदेशक है और शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार। कुछ पूछना है आप लोगों को? तो आप लोगों के पास जो पासबुक वगैरह, जो भी ग्रामर बुक वगैरह है, उसमें जितने भी पत्र वगैरह दिए हैं, कार्यालय पत्र, वो सारे रीड करना, ठीक है। नहीं हो तो आपकी 10th की बुक में ही बहुत सारे थे, 10th की बुक में थे और 11th की बुक में है, उसमें भी होंगे।
बाकी अभी जब स्कूल खुल जाएंगे तो मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको पूरा फॉर्मेट बताऊंगी कि कहाँ क्या लिखा जाता है और किस तरीके से पैराग्राफ बना के लिखोगे आप। ठीक है। बंद ही हो जाता है बीच बीच में। चलो अभी आपके पास 2-3-5 मिनट हैं। अभी तक जितने लेसन्स कराए उनके क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने कर लिए कंप्लीट। ग्रामर का, ग्रामर से पहले जो हम कर रहे थे पाठ, दुष्यंत कुमार लास्ट था, सारे समझ में आ गए थे। मक्का दारोगा, नसरुद्दीन, गलता लोहा, स्पीति में बारिश, जामुन का पेड़ और भारत माता, ये 6 पाठ गद्य में थे। कबीर, मीरा, सुमित्रानंदन पंत, भवानी प्रसाद मिश्र, दुष्यंत कुमार और निर्मला पुतुल, ये 6 पद्य भाग, 12 लेसन ये हो गए। और 3 वितान में भारतीय गायिकाओं में बिजोड़ लता मंगेशकर, राजस्थान की रजत बूंदे और भारतीय कलाएं, 15 लेसन ये। और 2 लेखकों के बारे में कुमार गंधर्व और अनुपम मिश्र, ये दोनों लेखकों का परिचय याद करना था आपको, चाहो तो लिख लेना। ये कुमार गंधर्व और अनुपम मिश्र लास्ट पेज पे है सबसे, वितान के। हाँ ले जा जितने हैं सब, मैं नहीं खाऊंगी। कढ़ाई में है छोले और उसमें परात में, सारा ले जाओ ऊपर। ये 15 लेसन है, अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो। जो नहीं आया समझ में दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी ग्रामर में तो बता दी हूँ। गद्यांश और पद्यांश 10-10 नंबर के, एक अपठित गद्य 10 मार्क्स का और एक पद्य 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का आपका हो गया रचना में निबंध लेखन, और 5 नंबर का आपका रहेगा कार्यालय पत्र। 5 नंबर में आपका आएगा संपादकीय और समाचार लेखन, और 5 नंबर का आएगा प्रतिवेदन आलेख, जो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये टोटल आपके सारा पूरा कोर्स हो गया। ठीक है, तो अब हम क्लास ओवर करते हैं। फिर कुछ पूछना तो है नहीं, आप लोग पूछते ही नहीं हो, पूछोगे भी कैसे है, लिख के टाइप करना पड़ता है। चलो ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय एंड हैप्पी मकर संक्रांति। पतंग ध्यान से उड़ाना, ठीक है, चाइनीज मांझा मत इस्तेमाल करना, और ध्यान रखना अपना। बाय। चलो बाय।
Good morning, everyone. कहाँ गए भाई सब? हाउस यू नियति? क्या हालचाल? बाकी सब कहाँ है? आगे सभी? आज विशाल नहीं आएगा? चलो स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू वेरी हैप्पी लोहड़ी. आज अच्छा दिन है. इट्स अ गुड फेस्टिवल. अपने यहाँ पे राजस्थान में तो इतना सेलिब्रेट नहीं होता, लेकिन शायद पंजाब का है ये फेस्टिवल, है ना? तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो. अपना लास्ट टॉपिक क्या था, एक बार मुझे बता दो. लास्ट टॉपिक अपन कौन सा पढ़ रहे थे? आवाज आ रही है सबको? पहले तो आवाज आ रही तो थंब भेज दो. आवाज तो बहुत दिखाई दे रहा है तो थंब भेज दो. गुड. चलो तो अब लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा दिया था वो बता दो मुझे. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2. ठीक है, मतलब चैप्टर तो कंप्लीट ही मान लो. अब तो दो टॉपिक बच गए अपने, है ना? इससे पहले किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लो. इससे पहले किसी को अगर कोई डाउट है तो वो पूछ लो.
नियति की तरफ से कोई डाउट नहीं है। सुमित, व्हाट अबाउट यू? इज सुमित और नॉट? ओके, सुमित है ही नहीं क्लास में। चलो तो नियति फिर चालू करते हैं, अपन क्लास है ना, अपन अपना टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। देखो अगला टॉपिक है अपना रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये है, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, कि हमें जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारे रिदमिक ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करने का जो प्रोसेस है, उसे कंट्रोल कौन कर रहा है, या वो किस प्रोसेस की वजह से एक सीक्वेंस में फॉलो अप कर रहा है, क्या रिदम्स है उसकी, उस चीज को कौन कंट्रोल करता है। तो देखो ऑब्वियसली इट इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम, it has a specific zone in brain, this is called medulla oblongata। तो मेडुलर रीजन के अंदर हमारे जो ब्रेन का जो मेडुलर रीजन है, वो हमारा क्या करता है, इस चीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अगर स्पेसिफिक फंक्शन जगह को नाम बोले तो उसे बोलेंगे न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या सेंटर है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये हमारे रेस्पिरेशन की जो सीक्वेंसेस हैं उन्हें क्या करता है, कंट्रोल में रखता है। बॉडी की रेस्पिरेशन रेट, ब्रीद इन और ब्रीद आउट रेट ऑक्सीजन और CO2 की क्वालिटी और क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, सॉरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है कि कितनी क्वांटिटी हमारी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की है या CO2 की है। मान लो कोई कंडीशन ऐसी है, जैसे 3 पोजीशन लेते हैं, एक रेस्ट पोजीशन ले लेते हैं, है ना, एक वर्किंग कंडीशन ले लेते हैं, वर्किंग या जिसे अपन एक्सरसाइज वाली कह सकते हैं, कि एक्सरसाइज करता हुआ कोई व्यक्ति है, एक रेस्ट में है, ठीक है, और एक नॉर्मल कंडीशन ले लेते हैं। 3 कंडीशन हो गई। रेस्ट मतलब स्लीपिंग वाली, रेस्ट मतलब स्लीपिंग। तो देखो एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक आदमी सो रहा है, ठीक है, तो उसके ऑक्सीजन की जो नीड है वो कम होगी, क्योंकि वो उस टाइम किसी भी तरीके का कोई काम नहीं कर रहा होगा, यानी कि मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो होगा, एक्सेप्ट डाइजेशन। अगर वो खाना खा के तुरंत सोया है तो उसकी बॉडी काम कर रही होगी, अदरवाइज उसके फंक्शंस क्या रहते हैं, थोड़े स्लो रहते हैं, ठीक है, किसी तरह की बॉडी एक्टिविटी नहीं कर रही हो, तो ऑक्सीजन का लेवल क्या रहता है, मेंटेन रहता है, ऑक्सीजन की जरूरत कम रहती है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, कम जरूरत रहती है, ठीक है। तो बनने वाला CO2 का लेवल भी क्या होगा, उतना ज्यादा नहीं होगा, हल्का लेवल होगा। तो इस रेट में ब्रीदिंग की जो रेट है, रेस्पिरेशन रेट है, वो नॉर्मल रेट से कम रहेगी। नॉर्मल मतलब बैठा हुआ है या नॉर्मल कोई काम कर रहा है, छोटा हल्का फुल्का काम कर रहा है, जैसे आप अभी बैठ के क्लास ले रहे हैं, ये भी एक वर्किंग कंडीशन है। यहाँ ऑक्सीजन की डिमांड क्या रहती है, माइल्ड बढ़ी हुई रहती है, बहुत हल्की सी बढ़ी रहती है। ऐसे ही CO2 का जो प्रोडक्शन है वो हल्का सा बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति, कोई पर्सन अगर एक्सरसाइज कर रहा है, फिजिकल उसको क्या करने पड़ रही है, फोर्स लगाना पड़ रहा है, जैसे जंपिंग कर रहा है, जिम का वर्क कर रहा है, भाग के आया है, स्टेयर्स चढ़ गया है, तो उसके अब बॉडी को क्या रहती है, ऑक्सीजन की रेट क्या रहती है, रिक्वायर्ड ज्यादा रहती है, CO2 भी उसकी बॉडी में क्या रहती है, बहुत ज्यादा बनती है। ऐसे में ब्रीदिंग रेट क्या हो जाती है, अपना आप क्या हो जाती है, स्लाइटली पुशअप हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बूस्टअप हो जाती है, ठीक है। और इन सबको कंट्रोल करता है हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर ऑफ ब्रेन, ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर ऑफ ब्रेन। अगर हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल जैसे डिक्रीज होता है, इस सेंटर के पास क्या चले जाते हैं, मैसेज चले जाते हैं, और वो रेस्पिरेशन की रेट बढ़ा देता है, वो रेस्पिरेशन की रेट को इंक्रीज कर देता है। जैसे कभी अपने को फील होता है, जैसे कभी कभी अपन क्या करते हैं, इस चीज को फील भी करते हैं कि हमारी क्या हो गई, सांसें तेज हो जाती हैं, ठीक है, ब्रीदिंग की क्या होती है, कैपेसिटी तेज होती है। जैसे आप दौड़ के आए, सीढ़ियां चढ़ गए, तो आपकी क्या होती है, रेस्पिरेशन की स्पीड बढ़ी हुई रहती है, ठीक है। तो ये चीज किसके लिए फॉलो अप हुई है, अपने रेस्पिरेशन के लिए, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन व्हिच इज कंट्रोल्ड या सेंट्रलाइज्ड बाय न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है ना।
यहां तक समझ में आ गया तो बताओ, आया नियति समझ में आया बेटा? चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब पढ़ते हैं अपन ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर, किसी को सांस लेने में किसी भी तरीके की कोई बीमारी हो जाती है उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिन्हें बोलते हैं अपन डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहला है अपनी अपनी बुक के अकॉर्डिंग है, पहला अस्थमा। नाम सुना हुआ होगा अपन ने? अच्छा, कितने बच्चे जानते हैं इस डिजीज के बारे में? हाँ बेटा, सुमित सही है ये, कंट्रोल्ड बाय मेडुला रीजन। ओके, तो देखो अस्थमा क्या है, हमारी जो ब्रोंकियल डक्ट्स हैं उनका क्या है, एक डिजीज है। हमारी जो ब्रोंकियाई हैं, हमारी क्या है, जो ब्रोंकियल डक्ट्स हैं उनका, उनकी डिजीज है ये, ब्रोंकियल अस्थमा कह सकते हैं इस चीज को। इसमें होता क्या है, जो हमारी डक्ट है, जैसे ये हमारा ट्रेकिया हो गया, इसके बाद की जो डक्ट्स है ये क्या हो जाती है, ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। क्या हो जाती है, ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है किसी स्पेसिफिक चीज के लिए, किसी स्पेसिफिक चीज के लिए, जिसकी वजह से ये हल्की सी क्या होती है, श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ऐसी कंडीशन में क्या होने लगता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है। इसका रीजन कोई भी हो सकता है, स्पेसिफिक चीज के लिए हो सकती है ये अस्थमेटिक। लोग जैसे मान लो डस्ट है, डस्ट से किसी को एलर्जी है ना, तो वो फिर अब अस्थमा में कन्वर्ट हो सकती है। उसमें क्या होती है, जो ये हमारी डस्ट है ना, जैसे डस्ट अंदर जाएगी ना, जैसे हल्की से डस्ट अंदर गई और ये क्या हो जाती है, सेंसिटिव हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। ऐसी कंडीशन में क्या नहीं हो पाता, फिर रेस्पिरेशन नहीं आ पाता है। या तो खांसी आती है, छींक आती है, ठीक है, वॉमिटिंग हो सकती है इसके साथ में, ठीक है। तो ये एक्सेस सेंसिटिविटी ऑफ ब्रोंकियल डक्ट की वजह से डिजीज हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सांस नहीं आएगा, सांस आएगा तो ऐसे लगता है जैसे विसल साउंड कर रही है। अलग अलग सिम्टम हो सकते हैं, अलग अलग सिम्टम हो सकते हैं, सबके जरूरी नहीं है सब, लेकिन सांस लेने में फिर कैसी होगी, विसल की सी आवाज आना चालू हो जाएगी, खांसी हो आ सकती है, सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये डिजीज है किसकी वजह से, इसकी वजह से, डक्ट की वजह से। इसमें क्या होता है फिर, या तो म्यूकस वगैरह ज्यादा सीक्रेट हो जाता है ना, तो भी ये शो कर जाती है ये सिम्टम्स, ठीक है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब इसका ट्रीटमेंट एक पंप आता है अस्थमा में। क्या होता है, पंप दिया जाता है, जो इसका क्या है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ही है, जिससे ब्रोंको डायलेटर होता है। जैसे अपनी ब्रोंकियाई और ब्रोंकियोल की डिजीज है ना, तो ब्रोंकियो डायलेटर मतलब इसे खोलने वाला एक पंप आता है। फिर वो पंप सक्शन करने से क्या हो सकता है, दोबारा एक चीज क्या हो सकती है, नॉर्मल आ जाती है। लेकिन लंबे समय तक इसका ट्रीटमेंट चलता है, मतलब ऐसा जनरली ऐसा देखा गया है, डिजीज कभी खत्म नहीं होती। अपने को बस प्रिवेंशन रखनी चाहिए। तो जैसे जिस चीज को अपने को एलर्जी है, किसी डस्ट पार्टिकल से, परफ्यूम से, फ्लावर से, लीफ से एलर्जी किसी भी चीज से हो सकती है, तो ऐसी चीजों से अपने को दूर रहना चाहिए। दिस द वन एंड ओनली ऑप्शन वी हैव, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी एम्फाइस्मा।
देखो ये एक पॉल्यूशन वाले एरिया में रहने वाले या बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने वाले लोगों को होने वाली डिजीज है। इसमें हमने जो एल्वोलाई शेक बनाए थे, जो एल्वोलाई बेग लाइक स्ट्रक्चर बनाई थी, या फिर हमने कुछ ऐसी ड्रॉ की थी, इसकी जो ये मेम्ब्रेन है ना, ये ब्रस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है। जो वॉल है, जो मस्कुलाई वॉल है, एल्वोलाई वॉल, वो क्या होती है, डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए जो सरफेस होनी चाहिए वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। भाई जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए जो सरफेस मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती है, जिस वजह से कम ऑक्सीजन क्या होती है, बॉडी में आ पाती है। और ये ज्यादातर किस वजह से होती है, सिगरेट पीने से होती है। एक्सेस स्मोकिंग की वजह से ये वाली डिजीज हो जाती है, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने से ये डिजीज हो जाती है। अब देखो इसको, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि ये दोबारा बन जाए, दोबारा बनेंगे नहीं, एंटीबॉडीज लेते रहो, ठीक है। रिकवरी के चांसेस कम होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि लंग्स में जाकर के कोई ऑपरेशन करके दोबारा जोड़ देगा, लेकिन बस ये है कि प्रिवेंशन यही है कि इसमें स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए। नो वन शुड डू स्मोकिंग। ये सिगरेट से ही होती है, एग्जैक्टली सुमित सही कह रहा है, ये सिगरेट स्मोकिंग, एक्सेस स्मोकिंग से होती है, ठीक है। जिसमें लंग्स की जो एल्वोलाई जो है हमारी, उनकी वॉल्स क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, उनकी वॉल्स क्या हो जाती है हमारी, डैमेज हो जाती है, ठीक है। आगे समझ में, एक है हमारे पास में अगली डिजीज विच इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, ठीक है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज भी कहते हैं इसे, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज। देखो बड़ी स्ट्रेट सी बात है, ऑक्यूपेशनल मतलब है जॉब सर्चिंग वाली, ठीक है, जो आपके बिजनेस पर्पज वाली या बिजनेस की वजह से होने वाली डिजीज है। तो ऐसे कोई कोई स्पेसिफिक पर्सन या कोई आदमी कोई ऐसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो जहां स्पेसिफिक टाइप के सब्सटेंसेस या पॉल्यूटेंट एनवायरनमेंट में रिलीज किए जाते हो, तो ये डिजीज क्या हो सकती है, उस पर्सन को इन्फेक्ट कर सकती है। जैसे हो सकता है मान लो कोई जैसे रिफाइनरी में काम करता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी, तो वहां नॉर्मल सी बात है, माइनर पेट्रोल के जो पार्टिकल्स हैं या डीजल के पार्टिकल्स हैं वो उड़ेंगे, ठीक है, जैसे पेट्रोल पंप है, ठीक है। या कोई मार्बल वार्बल का काम करता है, टाइल का काम करता है, तो वो डस्ट उड़ेगी। कारपेंटर का काम करता है तो वुडन वाला पार्टिकल्स क्या होंगे, हवा में आएंगे। तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के लंग्स में चली जाते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, सिलिका या एर्बास्टस पाए जाते हैं, ठीक है, जो अपनी बॉडी के अंदर एक डिजीज कॉज कर देते हैं विच इज कॉल्ड सिलिकोसिस। लंग्स के अंदर लंग्स डैमेज हो सकते हैं इस कंडीशन से, ठीक है। तो ये एक फिजिकल डिसऑर्डर हो गया हमारा, किसका, लंग्स का क्या हो गया हमारा, फिजिकल डिसऑर्डर हो गया। इसका ट्रीटमेंट कोई नहीं है, अगर काम वो पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन वही काम लगातार करता रहेगा तो उसके लंग्स धीरे धीरे और ज्यादा डैमेज हो जाएंगे, which can leads to death, ठीक है ना। वो उस पर्सन को क्या हो सकता है, मौत तक ले जा सकते हैं। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, इन चीजों से बचना ही चाहिए, मतलब उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट से बचना चाहिए। तो याद रखना, ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर या ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर है वो उस स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज से ही होगा, उस स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन से होगा। ये उसी आदमी को होगा जो उसमें काम कर रहा है। अब वो जरूरी नहीं है सभी को, लंग्स किसके लिए सेंसिटिव हो जाते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले लोगों को होता है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडस्ट्री। जैसे मान लो हो सकता है कोई लेदर इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, तो जो लेदर के पार्टिकल्स होंगे वो जाएंगे रेस्पिरेशन में। हो सकता है जैसे पेट्रोल का मैंने बताया तुम्हें, मार्बल का मैंने बता दिया, टाइल का बता दिया। कोई हो सकता है सोइल के अंदर काम करता हो, कोई ग्लास इंडस्ट्री में, कोई वायर बनने वाली में। तो जो वो पार्टिकल्स हैं वो लंग्स में जाएंगे तो ये डिजीज हो जाएगी, और ये डिजीज फिर खत्म तो होनी नहीं है, ये डिजीज तो हमेशा रहने वाली चीज है, ठीक है। फिर हमारी बॉडी क्या नहीं कर पाती, इस चीज के साथ कॉप अप नहीं कर पाती, मतलब मेन जोन नहीं कर पाती है, और वो हमारे लंग्स क्या होने लगते हैं, फिर डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो जिससे अपने को क्या करना चाहिए, अगर मान लो कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडस्ट्री में, जैसे पुलिस वाले हैं,
जैसे पुलिस वाले पूरे दिन ट्रैफिक, पुलिस वाले क्या करते हैं, रोड पे रहते हैं, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट के कांटेक्ट में आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बचने के लिए क्या करना चाहिए, नोज फिल्टर आता है, मास्क आता है नोज फिल्टर का, वो लगा के रखना चाहिए ताकि उन पार्टिकल्स का बॉडी में जाना रुक जाए। ठीक है, ओवर हियर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। यहाँ पे किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो पूछ सकता है, भाई ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया अपना। सर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन शॉर्ट में बता दो। बेटा सुमित एक काम करना, मैंने ना डिटेल में पढ़ा है, तू थोड़ी सी रिकॉर्डिंग चेक कर लेना अगर कर सकता है तो। रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो क्या? क्योंकि मुझे पता है तू उस टाइम क्लास में था नहीं। व्हाट इज डिफ्यूजन मेम्ब्रेन? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं बेटा, ये हमारी लंग्स की जो एल्वोलाई की जो ये है ना, एल्वोलर वॉल, इसे बोलते हैं। ठीक है सुमित, कर सकते हैं क्या अपन दोबारा रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो ना तुम किसी भी क्लास की? कोई बड़ी चीज नहीं है वैसे। अपने ब्रेन के अंदर मेडुला ऑब्लिंगेटा वाला पार्ट है, उसके पास में एक सेंटर होता है जो रेस्पिरेटरी सेंटर कहलाता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं जिसको। वो ब्रीदिंग पे कंट्रोल रखता है। तो अगर हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो उसके पास मैसेज चले जाएंगे। ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर के पास में मैसेज चला जाता है, तो वो क्या कर देता है, हमारी ब्रीदिंग को इंक्रीज कर देता है। ब्रीदिंग को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। हमारी रेस्पिरेशन की रेट क्या हो जाती है, सडन इंक्रीज हो जाती है। हम हमारे जैसे आप देखते हैं ना, कभी एक्सरसाइज करके आए, स्टेयर्स हम चढ़ के आते हैं तो हमारी थोड़ी सांस चढ़ी हुई होती है, वो बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, न्यूमोटैक्सिस सेंटर की वजह से। ठीक है, तो ये ब्रेन के पास मैसेज कौन भेजता है, ब्लड ही भेज देता है कि हमारे में क्या हो गई है, अभी ऑक्सीजन की लेवल कम हो गया। ठीक है, तो पूरा कंट्रोल रिदमिक होता है। अलग अलग सिचुएशन, जैसे अपन नींद में है तो ऑक्सीजन की सेचुरेशन ज्यादा रहती है क्योंकि बॉडी को रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी रिलैक्स पोजीशन में रहेगी तो ऑक्सीजन का लेवल कम चाहिएगा, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है, तो मैसेज नहीं जाएंगे। मैसेज किस चीज का जाएगा कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का है, तो रेस्पिरेशन की रेट स्लो हो जाएगी। ठीक है, काम करेंगे तो वही मैसेज उल्टा जाएगा कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो रेस्पिरेशन की रेट इंक्रीज हो जाएगी। कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं सुमित वाइटल कैपेसिटी पूछना है। वाइटल कैपेसिटी तो होती है कि जैसे आपने क्या किया है, अभी अभी कोई फोर्सफुली एक्सपायरेशन किया है, बाहर निकाली है एयर को, क्या किया, फोर्सफुली एक्सपायर किया है, फिर उसके बाद जो आप ब्रीद इन करते हो, जो गैसेस अंदर लेने वाला प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, टोटल तीनों का सम। और इस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस चैप्टर में बेटा लगभग 8 क्वेश्चन बन जाते हैं जो अलग अलग स्ट्रक्चर के हैं। जैसे पहला तो है लंग्स की स्ट्रक्चर हो गई, फिर दूसरा लंग्स की फिजियोलॉजी हो गई, तीसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया,
एल्वोलायर स्ट्रक्चर्स हो गए, डिजीजेस पूछी जा सकती हैं, और जो ये वॉल्यूम वाले हैं ना, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बस इन्हीं के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन आएंगे। सैटरडे को टेस्ट है ना, आपके इसी चैप्टर का टेस्ट है ना? सैटरडे को इसी चैप्टर के टेस्ट के लिए बोला था क्या? सैटरडे तक के लिए तैयार हो जाओ फिर इस चैप्टर के लिए। कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, फिर मैं अगला चैप्टर चालू करता हूँ। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नियति एंड सुमित। ठीक है, अगर कोई है तो पूछ लो आप, फिर मैं अगला चैप्टर चालू करता हूँ। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझनी है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, देखो हमारे लंग्स के जस्ट नीचे स्ट्रक्चर पाई जाती है विच इज कॉल्ड डायफ्रागम। हमारे लंग्स के जस्ट नीचे की तरफ क्या पाया जाता है? डायफ्रागम पाया जाता है। अच्छे से समझना बेटा देखो इस चीज को। और इसके ऊपर जस्ट पाई जाती है रिब्स, इसके जस्ट ऊपर पाई जाती है हमारी रिब्स। ये स्टर्नम हो गया, और इन रिब्स के बीच में पाई जाती है इंटरकोस्टल मसल्स। इन रिब्स के बीच में पाई जाती है इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, अच्छे से सुनो, अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा पूछा है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस चीज को कैसे इम्प्रोवाइज करें? अब देखो दो प्रोसेस है, एक तो इनटेक ऑफ गैसेस जिसे हम बोलते हैं इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन, और एक प्रोसेस है जिसमें हम गैसेस को बाहर निकालते हैं, एक्सपायरेशन कहते हैं। सरल भाषा में कहा जाए तो ये ब्रीथ आउट है, ब्रीथ आउट, दिस इज ब्रीथ इन। तो पहला जो प्रोसेस होता है वो ब्रीदिंग वाला प्रोसेस है, ब्रीदिंग वाला प्रोसेस है। इस वाले प्रोसेस के अंदर हमारा ये जो डोम शेप डायफ्राम है, डोम शेप मतलब मंदिर के गुंबद जैसा डायफ्राम, ये क्या करता है? नीचे की तरफ मूव करता है, नीचे की तरफ मूव करता है, और एक स्टेट ये बना लेता है। डायफ्राम की स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है? फ्लैट हो जाती है। डोम शेप था तो ऐसा हो जाता है। इसकी वजह से लंग्स नीचे की तरफ खिंच जाते हैं, जो हमारे लंग्स हैं उनका क्या हो जाता है? नीचे की तरफ खिंच जाते हैं। ये रिब्स क्या होती है? इंटरकोस्टल मसल साथ के साथ क्या करती है? लंग्स को क्या कर देती है? चौड़ा करने का, खींचने का काम करती है। कॉन्ट्रैक्टाइल कंडीशन में आ जाती है हमारे रिब्स इंटरकोस्टल मसल्स की हेल्प से। भाई डायफ्राम नीचे चला गया, फ्लैट हो गया, इंटरकोस्टल मसल्स स्ट्रेट हो गई। इसकी वजह से लंग्स में स्पेस बन जाता है, लंग्स में क्या आ जाता है? स्पेस आ जाता है। यानी कि लंग्स का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया, लंग्स का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया है। किसके कंपैरिजन में?
एनवायरमेंट के कंपैरिजन में, बाहर के एनवायरमेंट के कंपैरिजन में लंग्स में जो एयर का प्रेशर है वो डिक्रीज्ड है। हमारे यहाँ पे लंग्स में ऑक्सीजन और CO2 का लेवल क्या है, कम है कंपैरेटिव देन एनवायरमेंट के। इसी वजह से गैसेस क्या होती है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है और तेजी से लंग्स में भर जाती है। तेजी से क्या होती है, लंग्स में भर जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं। प्रेशर वगैरह सब आपको लिखवा दिया। 104 किसका था हमारा, ऑक्सीजन का, बाहर था, अंदर 40 रहता है। इसकी वजह से क्या होती है, तेजी से गैसेस अंदर आ जाती है। ये तो हो गया हमारा इंस्पायरेशन। अब उल्टा करना है प्रोसेस को, क्या करना है, उल्टा। जो हमने डायफ्राम फ्लेट किया था उसे हम क्या करना है, दोबारा कैसा बनाना है, अपने डोम शेप। कैसा बनाना है, डोम शेप। तो ये डायफ्राम क्या होता है, वापस उल्टा चला जाता है और डोम शेप हो जाता है ऐसा। इसकी वजह से लंग्स है वो ऊपर की तरफ खिंच जाएंगे, रिब्स अंदर की तरफ आ जाएगी इंटरकोस्टल मसल्स की हेल्प से, जिसकी वजह से लंग्स की साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज। लंग्स की साइज क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। लंग्स की साइज क्या हो गई, डिक्रीज। जो प्रेशर पहले इंक्रीज हुआ था वो प्रेशर अब क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यानी कि एनवायरमेंटल प्रेशर इज लोअर कंपैरेटिव देन आवर लंग्स। जैसे बैलून को अपन एक साइड से दबा दें तो उसके अंदर जो एयर होगी वो बाहर निकलने के लिए भागती है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर बढ़ गया है। सच प्रेशर causes a mechanism which is called expiration या breathe out। इस प्रेशर की वजह से, क्योंकि एनवायरमेंट का प्रेशर क्या है, कम है, और लंग्स का प्रेशर कहीं ज्यादा है, तो ये लंग्स क्या करते हैं, लंग्स के थ्रू होते हुए एयर क्या होती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, ब्रीथ क्या करती है, गैसेस क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो ये ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट का प्रेशर कंप्लीट हो जाता है। इसी वजह से तो अपन ने वो पढ़ी थी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो क्या क्या चीज बताना चाह रहे थे कि लंग्स अपने आप से मैकेनिज्म करे तो कुछ इतना कर सकता है, लेकिन जो ये प्रेशर है ना, बढ़ने और कम होने का, ये हम अपने फोर्स के साथ में, डायफ्राम के फोर्स के साथ में कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ये सारा कंट्रोल्ड है हमारे द्वारा। वी आर द जनरेटर। हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। आगे समझ में? और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है, फिर अगला चैप्टर चालू करें। सर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करना, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें। ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे। व्हाट अबाउट यू नियति, तुम क्या कहती हो, ऐसा करना चाहिए? अच्छा, अभी अपन क्वेश्चन पूछ ले, चलो बताओ, टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? चलो एक छोटा सा काम करके दिखाओ। 10:40 हो गई, 10:45 तक 5 मिनट है तुम्हारे पास में, 5 मिनट्स।
ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बना के दिखाओगे विद एल्वोलाई, विद एल्वोलाई। दोबारा रिपीट करता हूं मेरा क्वेश्चन, ड्रॉ ए नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद एल्वोलर सैक। चलो हो जाओ फटाफट, दोनों साफ सुथरा डायग्राम बना के यहीं पोस्ट करोगे, व्हाट्सएप पे नहीं करना है, यहीं पे करना है। कंप्लीट हो जाए तो बताना बेटा।
2 मिनट बचे हैं, जल्दी करो। ओके सैंडी। ऐसे करो, ग्रुप में सेंड कर दो अपने, है ना, डायग्राम बना करके ग्रुप में सेंड कर दो। ओके देन, सी यू ऑन सैटरडे। और अपना टेस्ट की तैयारी करके आना, है ना।